बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुल्फा तमाशा। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। काफी अरसे बाद आप तमाम लोगों से आज मुलाकात हो रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा काफी अरसे बाद सलमान भाई को। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड टू सी यू अगेन। लाइकवाइज सलमान भाई। और कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे हम आपसे जिस तरह से कनेक्ट करते हैं यूजुअली वैसे नहीं कर पाए। और इस पूरे अरसे में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें तवादुर में तब्दील हुई हैं। तो उन सबको एक साथ कवर करना तो हमारे लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन हमने पूरी तरीके कोशिश की कि हम अपने पेज के ऊपर एक्टिव रहे हैं और जैसे तब्दील होती जा रही उन चीजों के ऊपर हम कमेंट्री भी करते रहे, साथ में पोस्ट करते रहे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह जो भी हमारे कोशिश करते हैं समझने की उनको आला ध्यान रखो, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कॉन्टेक्स्ट जो भी चल रहा है आजकल तक उस हवाले से आपको अपडेट कर सकें। इसी तनाजुर में आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे कि बहुत अजीब सी टाइम में हम जो है वो जी रहे हैं। बहुत चीजें चीज सबसे पहले मैं जरूर बात करना चाहूंगा जो फलस्तीन और इस्राइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस हवाले से चीजें बहुत ज्यादा तवज्जो होती है। और बीच में चीजों इस तरह की हैं कि जनाब पूरा जो शिफ्ट है एक तरह से मतलब इस तरफ आ गया। कतर के ऊपर जो है वो अटैक होना इसराइल की तरफ से, फिर उस हवाले से फिर पूरी कॉन्फ्रेंसेस होना, तमाम मुस्लिम ममालिक का एक जगह बैठ जाना, देन फिर पाकिस्तान और सऊदीया के वहाँ पे इम्पैक्ट होना जो अपनी अहमियत का हामिल है। उस हवाले से मैंने आपको इन दोनों चीजों में मैं मान भाई से मैं स्टार्ट करूँ। मान भाई आपकी तरफ मैं सवाल जरूर थ्रो करता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम तर जो कि इवेंट्स में है सबसे इम्पोर्टेंट है फलस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और मेरा ये ख्याल है कि तो आपसे पूछूंगा जनाब कि अभी जो फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है और जो इसको काफी एजेंडा जो है वो हमारे सामने आया है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने देखा कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनका जो स्टेटमेंट निकाला था काफी ज्यादा भ्रमी का इजहार किया है पाकिस्तानी युवाओं ने। तो क्या हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर हमने कहीं ना कहीं ऐसी बदल दिया है कि जी, आपको पता है कि ये जो इमिनेंट जो हॉट टॉपिक्स बन गए हमारे, वो तो 2 साल से चल रहा है। अक्टूबर के बाद से जो मामला चला है, 2 साल हो गए हैं उस बात को भी। और अक्टूबर 2023 से ये मामला चल रहा है, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे तो आपको पता है, पूरी हिस्ट्री हमने बताई भी है तवातुर से इस प्रोग्राम्स में। तो उसमें ये है मामला, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। देखें, बात सुने, ये जितनी भी जो आप देख रहे हैं कि ट्रम्प का जो प्लान है, ये इससे पहले कई प्लान्स आए और गए, ये सब डिसेप्शन है, शेयर डिसेप्शन है इसके हम बोलेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है आपकी फलस्तीन में या गाजा में, उसको बिल्कुल कुचलने के दर पे है ये। और उस तरफ ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैंने बता दिया, ये सारे प्लान जो है वो शेयर डिसेप्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा कमेंट्री भी इस पे करना बेकार है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 2 साल में क्या किया है कि लेवल कर दिया है पूरा गाजा को। अगर आप देखें तो वो पूरा गाजा जो है, वो पूरा जो इतना जबरदस्त एरिया था मेडिटेरियन के साथ, और जबरदस्त उसकी एक हिस्ट्री थी, उसको पूरा लेवल कर दिया है हीले बहानों से। और आखिरी आखिरी में जो हॉस्टेजेस बचे हैं उनको बचा के, उनको एज ए फिग लीव यूज करके। और उन्होंने कहा है कि इसराइल खुद नहीं चाहता कि जो है ना वो सारे हॉस्टेजेस रिकवर हो जाए, क्योंकि उसको पता है उसको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए गजा को, जो बच्चा कुछ है, जो उनकी आबादी है, उसको टॉर्चर करने के लिए। वरना अगर ये चाहता तो हॉस्टेजेस से बड़ी आराम से डील हो सकती थी। और आपको पता है कि कतर वाला एलिमेंट भी मैं आपको साथ ले लेता हूँ उसके, कतर के थ्रू ये मामला हो रहे थे। और आपको पता है कतर में जो अटैक हुआ है वो निगोशिएटर्स थे हमास की तरफ से। तो मतलब निगोशिएटर्स पे ही हमला कर देना, मतलब जो बात जो लोग टेबल टॉक करने आ रहे हैं आपसे, आप उसी को ही अगर मार देंगे,
या उन पर अटैक करेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि ये सीरियस नहीं है हॉस्टेजेस को रिकवर करने में भी। ये बात हम आपको बहुत पहले से बोल रहे हैं, और हमने आपको पहले भी कहा और अपने प्रोग्राम में बताया कि ये मामला अभी शुरू नहीं हुआ। अक्टूबर अक्टूबर में शुरू नहीं हुआ था, अक्टूबर 7 जैसे ये कहते हैं कि 9/11 है इसराइल का, ये वहां से मामला शुरू नहीं हुआ है 2 साल पहले। ये मामला की तारीख जो है वो 1 सेंचुरी पुरानी है। और 1897 से हमने आपको बताया कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। दोबारा से हम रिट्रेट कर देते हैं इस बात अपने व्यूअर्स को, जाइए जाके पढ़िए। फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन है, फिर इसराइल का बनना है, फिर उसके बाद 67 और 73 की वॉर्स हैं। ये इनको सबको आप अगर डॉट कनेक्टिंग करेंगे तब आपको ये मामला समझ में आएगा। इसमें अगर आप हर खबर पे रिएक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक सीरीज है डिसेप्शन की, यानी धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा होते होते आपको इस स्टेज पे आ गए हैं कि लेवल कर दिया सब चीजें। और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, लेकिन इसराइल वहां क्या कर रहा है, वहां सेटलमेंट कर रहा है, इलीगल सेटलमेंट कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो लैंड है वो खत्म करता जा रहा है और ये सर्व करता जा रहा है। तो ये एक तारीख है डिसेप्शन की, और मुसलमानों को इससे सबक सीखना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। दोहा में और जो कतर में इन्होंने हमला किया है, तो उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है, क्योंकि जो अरब ममालिक है उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है समहाउ अमेरिका को के हाथ में दी हुई थी, आपको पता ही है। और इसराइल ने अपने अमेरिका की भी परवाह नहीं की, और उन्होंने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े से भरम हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद भी जो है वो नेतन्याहू के पॉकेट में है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप समझ लें इस बात के। और नेतन्याहू ने ये हमला करके ये बात साबित की कि बॉस कौन है यहाँ पे। तो बॉस जो है वो नेतन्याहू है। ठीक है जी। और दोहा की इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बता दूं कि सेंटकॉम है सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है इस रीजन में। और सेंटकॉम का मतलब है सेंट्रल कमांड, का मतलब है इस पूरे रीजन को वो देखता है, मॉनिटर करता है, इंक्लूडिंग ईरान। यानी इतना इंपॉर्टेंट वहां पे वो हेडक्वार्टर है अमेरिकन सोल्जर्स का और अमेरिकन आर्मी का, जो पूरे एरिया पे नजर रखता है। जिस तरीके से बगराम एयरबेस जो है, अभी आपने शोशा देखा होगा, ट्रम्प ने छोड़ा था कि बगराम हमें वापस दो, वो इसलिए शोशा वापस छोड़ा है कि उनकी जो उन्होंने नजर रखी हुई थी पाकिस्तान पे और चाइना पे, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि बगराम खत्म हो गया। तो इसी तरह सेंटकॉम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेंटकॉम वो रखे हुए हैं इस पूरे रीजन को देखने के लिए, और वहां पे फुट सोल्जर्स हैं भाई, अमेरिकन। तो वहां पर हमला कर देना, और माशाल्लाह जहाज भी अमेरिकन है, उसमें मिसाइल जो लोड हुए हैं वो भी अमेरिकन है। और मतलब आई मीन, आप बताएं कि अगर अमेरिका उसको डिफेंड करने भी निकलता सेंटकॉम से, तो वो कैसे करता, अपने ही जहाज, अपने ही मिसाइल। मतलब आप समझे, अमेरिकन को खुद इन्होंने डायलेमा में डाल दिया एक। लेकिन यहाँ पे एक बात उन्होंने साबित कर दी है कि बॉस कौन है। तो आपको जरा डॉट कनेक्टिंग करनी है। और इसराइल जो एक्सपेंशनरी मोड है, जो हम आपको बोलते आए हैं कि ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है, पहले आप लोग सब यहाँ पे जो थे हमारे लोग वो बोलते थे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, आप अपने सामने आंखों के सामने अनफोल्ड होता देख रहे हो। इसराइल की एजेंडा ये है कि उसके इर्द गिर्द कोई भी मुल्क, चाहे अरब हो या चाहे नॉन अरब, उसकी कोई कैपेसिटी ना हो लड़ने की, तो उसको वो उसका, और उसकी जो पॉलिसी है वो बाल्कनाइजेशन की है। और बाल्कनाइजेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे तबकों में बांट दो और आपस में उसमें प्रॉक्सी वॉर्स कराओ, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज रहे, ताकि इसराइल जो है वो सिक्योर रहे, कोई भी कंट्री उसके सामने खड़ा ना हो सके। प्रिसाइजली ये बात हो रही है। जी हमारा। ये तो चलो ठीक है कि अरब वर्ल्ड ने, जैसा आपने कहा कि भाई अमेरिका को सिक्योरिटी उन्होंने उसके ऊपर बड़ा डिपेंड कर, साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले दिनों में पाकिस्तान और सऊदीया के मामले में डिफेंस पैक्ट भी साइन होता है, और वो भी जो कतर के ऊपर अटैक हुआ उसके थोड़े दिनों बाद। और बहुत सारी पत्रों में ये बात भी कही जा रही है कि बहुत टाइम से ये बात की जा रही थी कि मामला होना है, लेकिन शायद ये कार्ड सऊदी और पाकिस्तान दोनों ने रखा हुआ था। शायद इंतजार कर रहे थे जिस तरह मामला होता है तभी हम कार्ड शो करेंगे और इस कार्ड को प्ले करेंगे। तो उसकी कितनी अहमियत है, और आप क्या समझते हैं कि क्या उस वजह से इस रीजन का जो एक ताकत का एक जिसे कहते हैं बैलेंस है, पावर बैलेंस है, वो क्या शिफ्ट हो सकता है इसी। इट कुड बी ए हिस्टोरिक इम्पैक्ट, हमारा हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स करता है कि ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इसको किस तरीके से लेती है। जो अभी आपकी करंट लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि वो ये पूरा जो ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको वो समझ रहे हैं उस तरीके से। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आपको क्या ये पता है, आपको इस पैक्ट के नतीजे में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है क्या है। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री पे अटैक दूसरे कंट्री पे तस्वुर किया जाएगा, ठीक है।
इंडिया ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा थिएटर है उसको शुरू करने के दर पे है, आप सबको पता है, कोई छुकी ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह से होगा ये कि एक एक इंडिया को एक दफा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस पैक्ट ने, कि एक मिनट यार रुक जाओ, मतलब सऊदी अरेबिया मिलिट्री तौर पर तो पाकिस्तान की क्या मदद करेगा, बेसिकली एक तरफा मोहब्बत है, आपको पता ही है कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान की मिलिट्री तौर पे क्या मदद कर सकता है, आपको ही पता है ये बात। और पाकिस्तान ने बेसिकली ये मदद करनी है, तो इस तरीके से तो ये एक तरफा मोहब्बत है। लेकिन ये जो पोस्चरिंग है ये बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान के साथ एक कंट्री आगे खड़ा हो गया, यानी कल कला को ऑपरेशन सिंदूर को वो रिस्टोर करने की जो बात कर रहे हैं कि दोबारा से हम रिज्यूम करेंगे, तो उस केस में उनको 10 दफा सोचना पड़ेगा कि उनको सऊदीया से फिर ताल्लुकात कैसे करना। एक बात। दूसरी बात जो मेरी रिजर्वेशन है अहमर, और ये जो पॉइंट बड़ा नुआंस है और हमारे व्यूअर्स को हम बोलेंगे इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, वो ये है कि 2015 में क्या हुआ था कि यमन वॉर में हमने हमसे मांगी गई थी फोर्सेस कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर लड़िए, लेकिन हमने हमारी पार्लियामेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो भी था, एक फैसला हुआ कि नहीं नहीं भेजेंगे हम, क्योंकि यमन भी मुस्लिम कंट्री है। ये जो सऊदी पाक पैक्ट है ना, इसमें एक क्लॉज हमारे पाकिस्तानियों को इस पे जोर देना चाहिए कि एक क्लॉज लाजमी होनी चाहिए कि ये जो पैक्ट है, इसके नतीजे में पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट उसकी फोर्सेस यूज नहीं होंगी, किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो जाए किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट। यानी कल कला को सऊदिया मतलब किसी और कंट्री से, किसी मुस्लिम कंट्री से मतभेड़ कर बैठता है, तो क्या हम ऑब्लाइज्ड हैं जाने के लिए? नहीं। ये क्लॉज होनी चाहिए कि ये एक उम्मा ड्रिवन पैक्ट होना चाहिए, जिसमें प्रो उम्मा होना चाहिए, जिसमें क्या है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट इस पैक्ट को यूज नहीं होना। अगर ये क्लॉज यहाँ पे शामिल है, और अगर और अगर इस पैक्ट को आप आगे भी ले जा सकते हैं, वो ये कि अगर कुछ हुआ मामला तो पाकिस्तान उस केस में मदद नहीं करेगा, मीडिएटर के तौर पे आएगा रिजॉल्व करने के लिए इशू। तो अगर ये दो क्लॉजेज आप शामिल कर लें इस पैक्ट में, तो ये पैक्ट जो है वो बहुत पावरफुल बन जाएगा और स्ट्रेटेजिक बन जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारी जो लीडरशिप है, जो कि अभी सिर्फ जूते पॉलिश करने में बहुत अपने मतलब महारत रखती है, उसको उसको पता भी है कि इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये अगर दो क्लॉजेज इसमें डाल दिए जाएं, क्योंकि हमें नहीं बताया कि उसके उसकी शिकें क्या है, हमें नहीं पता लगी अभी तक क्लॉजेज, उसकी क्लॉज क्या है, मतलब इस पैक की, बस ये हमें बताया गया है सुर्खी के तौर पे कि बस ये हो गया। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान का उसको फायदा पोस्चरिंग तक तो हो सकता है, मिलिट्री तौर पे कोई वो नहीं होगा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में फिर वो मीम फैक्ट्री शुरू हो जाती है कि हमारे कर्जे उनके कर्जे हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम जिंदा हैं, रियलिटी कुछ और है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, ये रिजर्वेशन होनी चाहिए हर पाकिस्तानी की कि ये पैक किसी भी, यानी कल को सऊदी अरब किसी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या हम जाएंगे कि लड़ने किसी मुस्लिम कंट्री के? नहीं। ये पैक्ट प्रो उम्मा होना चाहिए और उम्मा के मफादात को खातिर में रखते हुए इसको देखना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ हो भी जाता है कोई प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान एज ए मीडिएटर जाए रिजॉल्व करने, मतलब बातचीत करवाए, कोऑर्डिनेट करे और आ जाए, ठीक है ना। हाँ, अगर नॉन मुस्लिम कोई स्टेट आती है और उसके ऊपर अटैक करती है, फिर ये पैक्ट जो है वो बिल्कुल जो है इनएक्ट रहेगा। और इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, तब जाके ये हेल्पफुल रहेगा और मतलब इफेक्टिव भी रहेगा। हमारी करंट लीडरशिप इसको बहुत अपने एडवांटेज में ले सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो उनके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि वो इस चीज को फायदा उठाने के तौर पे जाएंगे। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स को हेल्प हो सकती है, कुछ इंडिविजुअल्स को जो है ना प्रॉब्लम हल हो सकते हैं, उनके मजे आ सकते हैं, उनको उनके जो कॉफर्स हैं वो फिल हो सकते हैं। और ये आप सबको बात पता है, पाकिस्तान के केस में पूरी दुनिया करती है ये कि वो 40-50 लोगों को नवाज देती है, और यही हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और उनके खानदानों को नवाज देती है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर सफर करता है उन उन नताइज को, जो वो डिसीजन लेते हैं वो इंडिविजुअल्स। और यही हिस्ट्री है, अयूब खान से आप शुरू हो जाए, गलत फैसले हमने लिए और उसके नताइज कौम ने भरे, लेकिन वो जो फैमिलीज हैं वो आज तक, उनके पोते पड़पोते तक जो है वो असेंबलीज में बैठे हुए हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं और ये हैं वो हैं। दैट्स द हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट है, पर यही है। जी जी जनाब, अहमद। और एक और नजर से मेरी खबर एक दूसरी थी, अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है या सदाकत है, वो ये कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहते हैं इस पैक्ट के अंदर ईरान एज है वो पार्टनरशिप की ख्वाह है, इस तरह की मैंने खबर सुनी थी। और उसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे पैक्ट में पोटेंशियल है, अगर इस दूसरी डायरेक्शन में अगर हम इन्वेस्ट करें, तो अगर ईरान जैसी कंट्री इस पैक्ट में शामिल हो जाती है, बहुत
बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखिए हम इन प्रोग्रामों के थ्रू जब से बोलते आए हैं कि आप अपने नेबर से तो बना के रखें ना। अब सबसे पहले तो ये पैक्ट होना चाहिए था ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का। सही है ना, असूलन अगर तुम मुझसे पूछो तो यानी चाइना, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, अगर इन चारों के दरमियान ये पैक्ट हो जाता, आप तो फूल प्रूफ हो गए ना भाई, खत्म हो गया मामला। इंडिया तो हिम्मत ही नहीं कर सकता फिर कुछ करने की, लेकिन आपने वो बहुत दूर की कौड़ी ली है। आपने सबको इग्नोर करके आप वो लंबी छलांग लगाई आपने। बहरहाल देर है दुरुस्त है, मैं तो इसको अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आई एम वरीड बट ऑप्टिमिस्टिक के। लेकिन मैंने जो आपको क्लॉज का जिक्र किया है, जब तक ये क्लॉज नहीं होगी मुझे रिजर्वेशन है, और आपको भी ये रिजर्वेशन मुझे मालूम है, ये रिजर्वेशन होनी भी चाहिए क्योंकि ये पैक्ट हमारे इंटरनल कई मामला में यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई एक्सटर्नल बॉडी आप पे हमला करती है, और वैसे भी इन एनी केस हियर इज अ थिंग अहमद, हिजाज की हिफाजत जो है वो हम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जो हिजाज जो रीजन है जिसमें मक्का मदीना हरमैन, वो तो आपको बोले या ना बोले, पैक्ट हो या ना हो, उसकी जिम्मेदारी है। The rest of Saudi Arabia is not my responsibility, is not your responsibility. Hijaz region is our responsibility. But now since we are living in a nation states, जो वर्ल्ड है जिसमें नेशन स्टेट्स हैं, तो उसमें इस तरीके से नेशन स्टेट आपस में मुआहदा करती हैं और करा है। ये मेरी रिजर्वेशन है, मैंने खुल के बता रहा हूँ, और ये हर पाकिस्तानी की रिजर्वेशन होनी चाहिए कि आपस भाई ये प्रो उम्मा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इट शुड बी। सही। अच्छा सलमान भाई, थोड़ा सा बात करेंगे हम वेस्ट के हवाले से। वहाँ पे कुछ एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट्स के मामला चल रहे हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। देखें, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको जल्दी से इसको डॉट कनेक्टिंग कर दूं। देखिए पहले क्या हुआ कि आपके डेवलपिंग कंट्रीज में आके कंट्रीज को वॉर टोन बनाया गया, ठीक है, हमले हुए, इराक पे बिला वजह हमला हो गया भाई, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं, मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले। ठीक है, अफगानिस्तान को आपने तबाह कर दिया आके, लीबिया को आपने तबाह कर दिया आके, कदाफी क्या कर रहा था, अफ्रीकन ममालिक को सबको मिला के गोल्ड बैक करेंसी निकाल रहा था। ठीक है, मेन वजह उसकी ये थी, वो बेचारा लिंच हो गया। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल था। मैं उसको भी अभी अगले पॉइंट से भी कनेक्ट करता हूँ, जो आपका अगला पॉइंट आने वाला है। खैर, वो मैं बाद में करता हूँ। ये सारे वॉर टोन कंट्रीज हो गए, सीरिया भी उसमें शामिल कर लें और भी कंट्री शामिल कर लें। अब क्या हुआ, एक इन्फ्लक्स बना इमिग्रेंट्स का। अब उन्होंने, अब जाहिर सी बात है कंट्री तबाह हो गया है, अब जाना है, और यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के तहत आपको अकोमोडेट भी करना है उन रिफ्यूजीज को। अब वो रिफ्यूजीज कहाँ जाएंगे? वो फर्स्ट वर्ल्ड ही जाएंगे ना, वो डेवलप वर्ल्ड ही जाएंगे ना, क्योंकि उनको कमाना भी है, रहना भी है। अब वो इन्फ्लक्स को क्रिएट करवाया गया, पहले तो कंट्रीज को वॉर ऑन किया गया, पहले तो ये जंगें बर्पा की गई। जंगें किसने बर्पा की, फायदा किसको हुआ? इंडस्ट्रियल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वेपन्स बनाते हैं उनको फायदा दिया गया। वो पता है आपको कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका फायदा होता है, सबको पता है आपको। ठीक है, उन्होंने अपने फायदा उठा लिया, वॉर टोन बना दिए कंट्रीज, वहां से एक इन्फ्लक्स निकला मिलियंस की सूरत में। वो कहाँ पे आ गया? वो यूरोप में जाना था करीब करीब वहीं, जाहिर सी बात है। कुछ लोग अमेरिका भी पहुंचे, लेकिन ज्यादातर यूरोप पहुंचे। यूरोप में जब वो गए, वो अपने कल्चर लेके गए, जाहिर सी बात है, और वो इकोनॉमिक माइग्रेंट थे और रिफ्यूजी थे, उन्होंने अपनी जाहिर सी बात है जॉब शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, अब वो जो जिन वेजेस पे वो जॉब कर रहे हैं वो लो थी, उनके पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, ये था। तो वहां पर एक कल्चरल शॉक आ गया अमंग द कम्युनिटी के, वो यूरोपियंस ने बोला भाई ये कौन लोग हैं, ये तो हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स है उनसे मेल नहीं खा रहे, और अब हम क्या करें, इनके साथ तो गुजारा मुश्किल है। अब आपने ले लिया, एक और चीज की गई जो कि 20th सेंचुरी से शुरू हो गई, कि उन्होंने जब ये मूवमेंट चली और यूरोप में सेकुलर और गॉडलेस सोसाइटी बनाई गई, तो लोगों ने जो है वो शादियां करना खत्म कर दी, और शादियां नहीं होती थी और बच्चे नहीं होते थे, तो वो जाहिर सी बात है, जो पॉपुलेशन है आपकी वो एजिंग की तरफ गई, जो जापान का भी केस है। तो वहां पे जो वो लेबर फोर्स को फिल करेगा गैप, वो कौन करेगा? फिर आपने वहां से इमिग्रेंट, लीगल इमिग्रेंट इमिग्रेशन भी शुरू करी। तो लीगल इमिग्रेशन प्लस ये रिफ्यूजी क्राइसिस, ये मिलकर अब यूरोप के लिए जो है वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया है। और अब वो क्या हो रहा है कि वो उनको हॉन्ट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं हमारे कल्चर से मेल नहीं खा रहे। अच्छा, अफ्रीकन अलग पहुंच रहे हैं, मेडिटेरियन क्रॉस करके, आपको पता ही है, बोट्स की शक्ल में बेचारे डूब भी जाते हैं। लेकिन एनीवेज, हर जगह से लोग पहुंच गए, क्योंकि आपने उनके कंट्रीज को इकोनॉमिक तौर पर वाइबल छोड़ा ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कैसे नहीं इकोनॉमिक तौर पर वाइबल छोड़ा, वो एक लंबी कहानी है, उसमें कॉलोनियल दौर जो है वहां से शुरू हो जाए आप, 17वीं सेंचुरी से, कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिप ऑफ किया आपने। इंडिया की जो जीडीपी है, मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इंडिया की जो जीडीपी है वो 25% ऑफ द वर्ल्ड थी जब ब्रिटिश आया है, और जब वो छोड़ के गया है तो वो 1.5% थी सिर्फ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। सोने आप, मतलब रिप ऑफ की एक दास्तान है जो किया गया। आपकी आपकी तमाम मिनरल्स ले गए, आपके आपके कोहिनूर तो इज वन एग्जांपल ना, हमारे लोगों को तो बस मोटी मोटी चीजें पता है। आप वो सारे मिनरल्स ले गए, सारी चीजें ले गए। ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो भरा हुआ है लूट मार के सामान से, लेकिन उसको आप बड़े तरीके से टिकट दे के जाके देखने जाते हैं, वो लूट मार का सामान है।
ठीक है, जो सारे कंट्री से, जो कॉलोनाइज कंट्री से वहां से लिया गया था। नाउ नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा। अहमर, जो तुम देख रहे हो ना, जो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेंज टाइम्स में हम जी रहे हैं, अब आप देख रहे हो, इस ये जनरेशन देख रही है वो कर्मा, इन्होंने जो किया है क्राइम्स, अब वो उनको हॉन्ट करने आया है। ये डिवाइन लॉ है, आपको फेस तो करना है। अगर आपने किया है गलत, आपने फेस तो करना है बॉस। तो अब आप देख रहे हैं कि वहां पे जो लोकल्स हैं वो खड़े हो रहे हैं। अच्छा, पॉपुलेशन है नहीं, लड़के जो यंग जनरेशन है वो काम करने के मूड में है नहीं, जो जनरेशन जी है, ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन रख लेंगे। वो काम करने के मूड में है नहीं। लेबर फोर्स को गैप कौन कब करेगा? तो ये इमिग्रेशन क्राइसिस आ गया। अब उनके कल्चर का प्रॉब्लम हो गया। अब आप देखिए यूरोप के बड़े बड़े कैपिटल्स में बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं जो व्हाइट यूरोपियंस हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे कल्चर से मैच नहीं खा रहे, अब क्या करें? अब उनको निकालना कैसा है? तो सड़कों पे अब दमादम मस्कल अंदर होगा, आपको पता है, सिविल वॉर की सी सिचुएशन होगी। और अगर वो निकाल देते हैं तो फिर लेबर फोर्स का गैप कौन फिल करेगा? तो ये एक डिलेमा में चले गया है यूरोप। और आप यूके की सिचुएशन देख लें आप, वर्स्ट है यूके की सिचुएशन। महंगाई कहाँ पहुंच गई है? ठीक है, क्योंकि वो खुद तो प्रोड्यूस करते कुछ नहीं थे, बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री बन के रह गए थे। सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी थी चाइना को और डेवलपिंग कंट्रीज को। अब मजे की बात यह है कि जब आप उन्हीं पे टैरिफ लगाएंगे, उन्हीं से तसादुम करेंगे, तो अब आप खुद बना लो फिर चीजें। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया है कि जिसका हल अभी यूरोप के पास नहीं है। तो इमिग्रेशन क्राइसिस अब आने वाले दिनों में आपको मजीद इंटेंस होता हुआ नजर आएगा। और अभी आपने 13 सितंबर को इतना बड़ा लंदन में वो देखा, जो टोनी रॉबिन्सन ने लीड किया, वो क्या था? वो जरा जरा उसकी व्यूअर्स को बोलूंगा जाके जाके देख लें उनकी क्या डिमांड्स हैं। वो देसी, सिर्फ देसी के खिलाफ नहीं है, वो अफ्रीकन वगैरह सबके खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान का नाम अलग से ले रहे हैं वो, कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट। हाँ, टोनी रॉबिन्सन की हर दूसरी चौथी ट्वीट में पाकिस्तान का नाम होता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी अलार्मिंग है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानियों ने, जाहिर सी बात है, ब्लैक शीप्स हर जगह होती है, वहां जाके कुछ ऐसी हरकतें की हैं, वो उनको हाईलाइट कर रहे हैं और फिर उसको मैग्नीफाई करके वो तमाम पर वो अप्लाई कर रहे हैं कि भाई इनको निकालो फिर। और अब ऐसे ये तो है, बहुत जल्दी जो है ना वो हम बेसिकली हाईलाइट भी हो जाते हैं पाकिस्तानी। रेस हाईलाइट भी हो जाते हैं, और यूरोप में रेसिज्म दोबारा से सर उठा रहा है, जो कि दबा दिया गया था रूल्स के थ्रू। रेसिज्म कभी खत्म नहीं हुआ था यूरोप में, उसको रूल्स के तहत दबा दिया गया था, लेकिन दोबारा से राइज कर रहा है। वो तुम आपके सामने ही है, और वो सबके खिलाफ है। मतलब वो इंडियंस को क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प का क्या मसला है? वो कह रहा है कि इनको जॉब्स पे ही नहीं रखो। ठीक है जहाँ तो भाई, वो आईटी की जॉब्स को फिर कौन फिल करेगा? तो वो कह रहा है लोकल अमेरिकन को हायर करो। अब वो देखिए, ये भी एक डिलेमा है कि आपने मार्केट ही नहीं छोड़ी थी, और फिर दोबारा से स्किल डेवलपमेंट कैसे शुरू होगी, क्या होगा? उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट 4 साल के लिए आता है, 4 साल बाद वो चला जाएगा, उसके बाद एक नई रिजीम आएगी, नई पॉलिसी। तो ये एक परप्यूचुअल क्राइसिस वेस्ट के लिए बनता जा रहा है हमारा। अच्छा सलमान भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम है, एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपकी तरफ से डिलीवरी चाहूंगा कि जो नया मॉनेटरी सिस्टम है और जो डी डॉलराइजेशन की जो बात हम्म। चलाई दे रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना देखो, जो सबसे हॉट टॉपिक है ना मेरे लिए, तो जियो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट जाओ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है जो तुमने अब छेड़ा है। पूरी दुनिया जो है ना, वो एक ग्लोबल मॉनेटरी रीसेट से गुजर रही है, और इसका ताल्लुक हर हाउस होल्ड से है। यानी ये मैं कोई कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, हर हाउस होल्ड पे इसका इफेक्ट आना है। तुमने देखा होगा, पिछले साल के मुकाबले में, दिस इज हिस्टोरिक, पिछले साल के मुकाबले में 45% गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई हैं। है? बिल्कुल ऐसा। मतलब अनप्रेसिडेंटेड। गोल्ड बहुत जल्द $4,000 पर आउंस को टच करने वाला है। और 1913 में जो रोजवेल्ट ने मुआहदा किया था, 1913 में ये था $20 पर आउंस। एमर इनसेन है ये। $20 पर आउंस से जो शुरू हुआ था 1913 में, उसके बाद ये अभी आ गया है 4,000 पे हिट होने वाला है। $4,000 पर आउंस। पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में, तो अब लोग गोल्ड का बात ही नहीं कर रहे हैं। 4 लाख से ऊपर जा चुका है, पता है आपको, पर तोला। मतलब वेयर आर वी? एंड भले ग्लोबल मॉनेटरी रिसेट में मैं बस मशवरा अपने व्यूअर्स को दूंगा कि अपनी अगर कोई फियाट मनी है आपको, वो आप जल्दी से डॉलर में, मतलब डॉलर से ऐसे कन्वर्ट कर लें, गोल्ड और सिल्वर में या रियल एस्टेट में। क्योंकि ये जो रीसेट होने जा रहा है, इसमें जो फियाट मनी है, इसको ये बल्ली का बकरा बनाने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं। डॉलर को जो है वो सेक्रीफाइस करने वाले हैं अमेरिकन। क्योंकि हुआ ये है, एक एक टेक्निकल बात है, अगर कोई सुनना समझना चाहे तो ट्रिफिन डायलेमा के नाम से है, वो सब पढ़े जाके, ट्रिफिन डायलेमा।
आपने रिजर्व करेंसी तो दुनिया की बना ली अमेरिका ने, लेकिन उससे क्या हुआ कि डॉलर महंगा हो गया और सारी मैन्युफैक्चरिंग चली गई आउट। और ट्रम्प की पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चरिंग लेके आओ, जॉब्स यहाँ क्रिएट करो। तो कैसे जॉब क्रिएट होगी? जॉब क्रिएट हो ही नहीं सकती जब तक कि आप डॉलर को डी वैल्यू नहीं करोगे। और डॉलर को डी वैल्यू करना जरूरी है, यानी इसका मतलब ये है कि डॉलर से जितनी भी पैक्ड करेंसीज हैं वो भी डी वैल्यू होंगी उसके साथ साथ। तो जिसके पास फियाट मनी यानी पेपर मनी जो रद्दी है ये, जिसके पीछे अब गोल्ड नहीं है, उसको अब फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि 20% जो है ना हमारी जो रिजर्व की बास्केट है वो 20% गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। इसीलिए तुम देख रहे हो पूरी दुनिया के ममालिक गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए गोल्ड की प्राइस स्काई रॉकेटिंग हुई है। तो अगर किसी के पास कैश पड़ा हुआ है या फियाट मनी पड़ा हुआ है बैंक्स में, या चेकिंग अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसे आप बोलते हो, फौरन आप उसको कन्वर्ट कर लें गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड इज गोइंग टू हिट 4,000 पर आउंस। और ये हाउस होल्ड में आपको एडवाइस दे रहा हूँ, कल को दुआ देंगे आप मेरे को, ये बहुत ही वैल्यूबल बात मैं कर रहा हूँ। पूरा मॉनेटरी सिस्टम रीसेट होने वाला है। अगर आपको इसको थोड़ी सी बारीकी में देखना है तो मैंने अभी दो बुक रिव्यूज लिखे हैं तोहफा तमाशा पे। एक हाउ कंट्री गो ब्रोक जो कि रे डालियो की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, वो जाके उसका दिवाचा पढ़ लें। मैंने आपको बुक रिव्यू में पूरा लिख दिया है इसके बारे में। और इससे पहले मैंने मून शॉट जो गाइड कैपिटलिज्म की दी थी, कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है और इसको दोबारा से कैसे रिवाइव करने की बातें, उसमें बातें, दोनों जाके बुक रिव्यू पढ़ें इन कनेक्टिविटी विद दिस पॉडकास्ट। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये ग्रेट मॉनेटरी रीसेट का मतलब ये है कि पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है, ये बड़ी जरूरी है बात करना। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान वो अपने चीप शॉट्स खेल रहा है कि पहली उन्होंने रेयर मिनरल की शिपमेंट कर दी है अमेरिका को $500 में, 500 मिलियन के डॉलर में। चीप शॉट खेलने में हम बहुत आगे हैं, आपको पता ही है। तो हम सस्ते सस्ते काम, सुपरफिशियल, कोई डेप्थ वाला बात नहीं करो, ऊपर ऊपर की बात करो और खत्म करो गेम। और इनको पता ही नहीं है कि ये क्रिप्टो में वहां कूद रहे हैं जब पूरी दुनिया गोल्ड और सिल्वर खरीदी है, रियल वेल्थ। ये क्रिप्टो में कूद रहे हैं उस वक्त जबकि टाइम खत्म हो गया अभी क्रिप्टो में कूदने का। तो ये लेट है हमेशा की तरह, वही मुनीर नियाजी वाली बात है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो वो हमेशा देर कर देते हैं, ये बेचारे समझने में गेम निकल गई है। अभी भी अगर गोल्ड सिल्वर अनप्रेसिडेंटेड खरीद रहे हैं गोल्ड। आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आप उसको कुछ भी बोले वो सियाना है। उसने उसके जो पिछले 2 महीने की आप इंपोर्ट देखें गोल्ड की, आप हैरान हो जाएंगे। हर बंदा खरीद रहा है, इसीलिए गोल्ड की प्राइस। अमेरिका बगैर फेडरल रिजर्व, मतलब बगैर ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए, ये बात, अमेरिका अनप्रेसिडेंटेड इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड। उसको पता है कि ये जो डॉलर है उस पे से लोगों का एतमाद उठ गया है। और ये अवेकनिंग हर 80 साल बाद आती है। ये रे डालियो ने अपनी बुक में लिखा है कि ये साइकिल हर 80 साल बाद घूमती है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था हिस्ट्री कि निक्सन के दौर में जब किंग फैसल से उसने मुआहदा करके पेट्रो डॉलर को एक और सेंज लगाई थी, सही है ना, एक समझ लो वो कहते हैं ना कि एक इंजेक्शन लगाया था कि ताकि डॉलर जिंदा रहे। 71-73 की बात है, उसको भी 50 साल हो चुके हैं। अब इनको एक और सेंज की जरूरत है, लेकिन इस दफा मसला है कि इनका मुकाबला कजाफी से नहीं है जो कि गोल्ड बैक करेंसी चाहता था अफ्रीका की। इनका अब ताल्लुक है चाइना से और रशिया से और ब्रिक्स कंट्रीज से, जो कि बड़े समझदार और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे, हमने आपको 3-4 साल पहले ही बता दिया ना, डी डॉलराइजेशन चल रही है, डी डॉलराइजेशन चल रही है, डी। याद है वह अहमद? उस वक्त लोग हमारी बात मजाक उड़ाते थे। अब आ गया है, अब आ गया है वो टाइम के अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि भाई ये डी डॉलराइजेशन चल रहा है, खुदा का वास्ता बचाओ हमें। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं है। लोगों पे अवेकनिंग आ गई है। देखें, दैट्स व्हाई अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। जब मुल्कों को पता लग गया कि इस गोल्ड के पीछे, इस डॉलर के पीछे कुछ भी नहीं है, गोल्ड है ही नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। और अब अपने रिजर्व का मेजर पार्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर बना रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे डोमेस्टिक हो चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, गोल्ड की प्राइस 45% इन 1 ईयर, अनप्रेसिडेंटेड। हमारा, हम बोल रहे हैं हम स्ट्रेंज टाइम में ऐसे नहीं जी रहे, हम ऐसे नहीं बोल रहे, आपको अजीब और गरीब चीजें हो रही है। आपकी मेरी जनरेशन ने 5 साल में वो जो पेंडेमिक जो एक सेंचुरी में कभी एक दफा होता है वो देख लिया। बाय द वे, विंक विंक, वो मेन मेड ही था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनफोल्डिंग, ओ माय गॉड, जिस स्पीड से हो रही है। एंड बाय द वे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं एक जुमला आपको कहूंगा और अपने व्यूअर्स को जाकर रिसर्च करें कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट आर्टिफिशियल। दैट्स इट, पीरियड। इट्स नॉट आर्टिफिशियल। मैं तो आपको बहुत पहले से ही बात बता रहा हूं। अब तो अमेरिकन खुद बोलने लग गए हैं कि यार एक मिनट, बॉडी तो है, मतलब गैजेट तो है, लेकिन उसके पीछे एंटिटी कौन सी है, मतलब जो ये कर रही है। सो आई एम नॉट सेइंग इट, वी हैव बीन सेइंग इट
फॉर सो लॉन्ग। लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है और हमारा काम ही है लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना, सोचने पे मजबूर करना। और उनकी जो ह्यूमन ट्रेट है, इंट्यूशन, जो सिक्स सेंस जिसे आप कहते हो, वो आपकी अपनी नहीं है, फाइव सेंसेस से नहीं आती, वो आपकी वो स्पिरिचुअल लिंक है जिसको आप इग्नोर कर देते हो ये चमक धमक वाले गैजेट्स के सामने। आपकी जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, आपकी वो इनसाइट है, वो स्पिरिचुअल इनसाइट है जो कि आपके अंदर रखी है अल्लाह ने। और इसी नोट पे मैं आखिर में एंड करना चाहूंगा अहमद, कि उसको दोबारा से समझिए, अपने अंदर झांकिए। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो सिस्टम रखा है वो सबसे आला सिस्टम है। कोई भी सिस्टम, कोई भी इंटेलिजेंस, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे अदरवाइज कोई भी हो, वो आपसे ज्यादा सुपीरियर नहीं हो सकती। उसकी वजह ही कोई नहीं है। किसी को शक है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाकया पढ़ ले, जहाँ उन्होंने खुली इनविटेशन दी कि मलका सबा का तख्त कौन पहले लेके आएगा। और उसमें जिन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इफरीत उसका नाम था, उसने कहा कि मैं आपको ला दूंगा नशिश खत्म होने से पहले। आपने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो फिर एक इंसान, आसिफ नाम था उनका, आसिफ बिन बल्किया, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं पलक झपकने में ला दूंगा। आपको क्या लगता है अल्लाह ने ये वाक्य क्यों सुनाया आपको? मतलब हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे क्यों सुनाया आपको ये वाक्य? क्या आपको हमारी कौम तो बिल्कीस के तख्त की डिस्क्रिप्शन में चली जाती है ना, कि बिल्कीस का तख्त की डिस्क्रिप्शन में चली जाती है। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ने आपको ये वाक्य क्यों बताया है? इस बारे में रिसर्च की है। ये इस बारे में रिसर्च की और आपको इसलिए बताया है, इसका लुब्बे लुबाब ये है कि आपको बताना चाहता था कि इफरीत जन्नात को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी वो शायद जन्नात था, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ था वहां पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और दूसरी तरफ आसिफ बिन बरकिया ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आपको बताया है कि जो नॉलेज अल्लाह मियां ने ह्यूमन बींग्स को दी है, इट इज फार मोर सुपीरियर। क्योंकि वो जो, और अल्लाह मियां ने उसका फुल रेफरेंस बताया है कि किताब का इल्म दिया था हमने उनको, अपने बंदे को किताब का इल्म दिया था।